तुम्हारे बाप पागल हैं, जब तक दादाजी जिंदा है तब तक रोजी रोटी चल जा रहा है, पेट चल जा रहा है, उनके बाद क्या होगा। मम्मी हमें बस यही कहती थी, भले रोती थी। वो ये कहती थी कि हम अपना जीवन या अपना गुजर बसर एक दो कपड़ों में कर लेंगे, पर तुम लोगों को पढ़ना होगा। मैं ट्रिपल ई का एग्ज़ाम भी दिया, जो कट ऑफ था वो अचीव भी हुआ, काउंसलिंग भी हो गई, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई और मेरा वो सपना शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। तब तक बीच में एक ऐसा फिर पुनः बड़ा झटका लगा कि अब कहानी आके अटक गई रोटी पर। नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अनु है और आप मुझे अनु सर के नाम से जानते होंगे। प्यारे साथियों, हमारी कहानी स्टार्ट होती है बिहार के आरा जिला के एक छोटे से गांव चंदा केवटिया से। मेरे पिताजी एक किसान हैं और खेती के नाम पे बहुत कम ही जमीन थी। मान के चलिए कि जब आपके फादर कुछ नहीं करते हैं तो हम उनको परिचित करने के लिए, परिचय देने के लिए किसान बोल देते हैं। शायद हमारे साथ भी कुछ वैसा ही कहानी था कि हम उनको किसान कहते हैं, पर वो खेती वोती नहीं करते हैं, पढ़े लिखे भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं। मतलब आप ये समझो कि वो उनको ना 5 और 7 में क्या बड़ा है ये भी समझ नहीं आता है। तो लोग उनको ना कभी कभी पागल कह देते थे गाँव में, बच्चे चिढ़ाते भी थे। जब किसी को मन नहीं लगता था, वो दिखते थे तो उनके साथ बड़ा रिझान करते थे। तो सुन के बड़ा बुरा लगता था और मैं समझता हूँ कि आपको भी बुरा लगेगा जब आपके पेरेंट्स के साथ कोई इस तरीके का बदतमीजी करे। तो वो सब चलता रहा और काफी परिवार की सिचुएशन बहुत खराब थी। तो मैं आपको बताऊं कि घर में इनकम का जो स्रोत थे, दादाजी का पेंशन था और 6 सदस्यों का परिवार की रोजी रोटी वहीं से चलती थी। उनके पेंशन की आधी कीमत चली जाती थी उनकी दवा में। तो आप ऐसा समझिए कि पढ़ाई लिखाई के नाम पे बहुत कम पैसे बचते थे और हम मध्यम वर्गीय परिवार के, उसमें भी निम्न तबके के से आते थे। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी पढ़ाई बहुत ही, वैसे बहुत नॉर्मल स्कूल से हो पाई है, सरकारी स्कूल से। और सरकारी स्कूल की स्थिति मैं समझता हूँ आप जरूर परिचित होंगे। पढ़ाई लिखाई को लेकर के काफी हम लोग मेहनत करते थे। मेहनत करने का एक जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि हमें आसपास के लोग, रिश्तेदार के लोग जब भी आते थे ना, तो हमें ये बात का ताना देते थे। ताना कह लीजिए या वो ये कह सकते हैं कि वो हमारे लिए फ्यूल का काम करते थे। ऐसा था कि वो यही कहते थे कि तुम्हारे बाप पागल हैं, जब तक दादाजी जिंदा है तब तक रोजी रोटी चल जा रहा है, पेट चल जा रहा है, उनके बाद क्या होगा, तुम लोग अभी छोटे हो, पढ़ो लिखोगे नहीं तो क्या होगा। तो इस तरीके से पढ़ाई को लेकर के बहुत अंदर से वो मिलता था। बुरा भी लगता था कि हम कैसे घर में पैदा हो गए। पर जब मैं क्लास 10th में गया तो दादाजी का देहांत हो गया और एक आसमान सा टूट पड़ा हम लोगों के जीवन में। मम्मी की आंखों में बराबर आंसू दिखते थे, हमारी पढ़ाई पे काफी असर पड़ा। परंतु अंदर से वो एक जज्बे थे कि चलो एक थोड़ी सहारा मिल गई। दादाजी के पेंशन के बाद वो था कि दादी को पेंशन मिलेगा, 50% मिलता था उस वक्त। तो एक थोड़ा सहारा मिला। दादी जी की भी तबीयत खराब रहती थी, पर पढ़ाई को हम लोगों ने कंटिन्यू रखा। जब भी हम माँ के पास बैठते थे तो मम्मी हमें बस यही कहती थी, भले रोती थी। वो ये कहती थी कि हम अपना जीवन या अपना गुजर बसर एक दो कपड़ों में कर लेंगे, और वो करती भी थी। पर तुम लोगों को पढ़ना होगा, बिना पढ़े कोई सहारा नहीं है। मेरे पास वैसा कोई नहीं है कि जिससे मैं अपनी दिल की बात भी बता सकूं। और ये बात सही था, क्योंकि पिताजी को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहता था। परंतु मम्मी की वो लाइनें, वो बातें हम लोगों के अंदर बैठ गई थी दिल में और हम लोग खूब मेहनत करते थे। 10th भी हो गया। 10th में दादी ने कहा कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो तुमको इंटर साइंस से कराएंगे। हालांकि गांव में आज भी ये मानसिकता है कि अगर आप 10th अच्छे से करोगे तो आपको साइंस से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो मेरे अंदर था कि मुझे साइंस से पढ़ाई करना है। इसके पीछे का कारण था कि मुझे इंजीनियरिंग करना था। मेरा जो सबसे पहला ख्वाब था कि मैं बीटेक करूंगा, इंजीनियर बनूंगा। परंतु वो ख्वाब मेरे दिल में जब आया था तो इस चीज को लेकर के काफी डर था कि क्या हम उस रास्ते पे चल पाएंगे, आर्थिक चीजों को लेकर के, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड बहुत ही खराब थी। तो हम 10th में दादी जी ने जो सपना देखा कि बेटा तुम इतना लेके आ जाओगे, मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो हम तुम्हें पढ़ाने के लिए पटना भेज देंगे। तो मैं मेहनत किया, जितना भी मेरे पास संसाधन था उन सभी संसाधनों में, आप समझ सकते हैं कि एक मिडिल वर्ग में क्या संसाधन हो सकता है। ट्यूशन भी नहीं था,
सरकारी स्कूल के माध्यम से और सेल्फ स्टडी के माध्यम से हमने वो चीज़ अचीव किया, अच्छे मार्क्स आए। हालांकि जब आप अच्छा करते हो और लोग अच्छा थोड़ा कहते हैं तो हमारे लिए वो मोटिवेशन का काम करता है। तो दादी ने मेरे सपने में जान भरी और उसने कहा कि हम अभी किसी तरह से अपना गुजर बसर कर लेंगे पर तुम्हें ज़रूर पढ़ाएंगे। वो जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे करके किसी भी तरीके से, उनके पास जो छोटे मोटे गहने भी थे वो भी सुनार के पास रख दिए थे और किसी भी तरह से हमें पटना भेजा। बहुत आसान नहीं था ये सफ़र। सरकारी विद्यालय से निकल कर के अचानक से वहाँ शिफ्ट होना और इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना, क्लास 11-12 की तैयारी करना, तो मेरे लिए बहुत थोड़ा मुश्किल सा हो गया क्योंकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अचानक से इंग्लिश मीडियम में आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर ऐसा हुआ कि जब हमारी क्लास कंटिन्यू हुई तो बीच में पारिवारिक स्थिति तो वैसे ही खराब चलती थी। सर का फ़ी समय पे नहीं जमा हो पाया था। तो एक बार सर मैथ वाले जो टीचर थे उन्होंने पैसा नहीं जमा होने के कारण हमें क्लास से निकाल दिया। बहुत बुरा लगा था, सिर्फ रोना आ रहा था। जब मैं घर पे वापस रूम पे आया, मैं मम्मी को कॉल किया तो मम्मी भी काफ़ी रो रही थी। उनके पास कोई चारा नहीं था, पर उनको एक सहारा था कि बेटे के ऊपर वो नेगेटिव चीज़ें इम्पैक्ट ना करें। तो उनके पास थोड़े बहुत जेवर थे तो वो उसी दिन सुनार के पास गई और 2-4 हज़ार रुपए मिले उनसे तो वो लेकर के पटना आई। फिर सर का फ़ी जमा हुआ। क्लास 11-12 की तैयारी के बाद हम ट्रिपल ई का तैयारी कर ही रहे थे, वैसे ही सेल्फ स्टडी कर रहे थे। बस ये था कि किसी तरह से इसका एंट्रेंस निकल जाए, अच्छा कॉलेज का वो हो जाए। मैं ट्रिपल ई का एग्ज़ाम भी दिया, जो कट ऑफ था वो अचीव भी हुआ। काउंसलिंग भी हो गई, पर पारिवारिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी, हमारा पिलर मजबूत नहीं था, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई और मेरा वो सपना शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। गाँव में लोग पैसे भी नहीं दे पाते हैं, वो उन्हीं को दे पाते हैं जिनका जड़ मजबूत होता है। मेरा जड़ मजबूत नहीं था तो वो लोग पैसा भी नहीं दिए, किसी ने हेल्प तक नहीं किया और ऐसा हुआ कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज मिलते-मिलते पास आते-आते मेरे से दूर चला गया, छूट गया, सिर्फ़ पैसों की वजह से। तो कहीं न कहीं जीवन में पैसों की बहुत अहमियत है। पैसा सब कुछ तो नहीं होता, परंतु बहुत कुछ होता है। वो मेरा लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट जो कि मुझे दूसरे सपने की ओर ले जाने पे मजबूर कर दिया। जब मैं वापस घर गया, तो मैं घर जाकर सोचा अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्लास 12th पास आउट बच्चा, ना ग्रेजुएशन किया है, क्या कर सकता है? फिर मेरे सामने वो एयर फ़ोर्स और इंडियन नेवी का ख्वाब आया। मैं सोचा डिफेंस में ट्राई करूँ। चूँकि साइंस का स्टूडेंट था, साइंस बैकग्राउंड से था, तो मैंने इंडियन नेवी में एसएसआर और डबल ए का 2-3 अटेम्प्ट दिया। रिटेन, फिजिकल सब कुछ फिट होने के बावजूद मेरे आई में प्रॉब्लम है, आँख में प्रॉब्लम था चूँकि जेनेटिक्स था, तो इस वजह से मैं मेडिकल अनफिट होता गया। 2 से 3 बार मैं मेडिकल अनफिट हो गया। लोगों ने सजेस्ट किया, हमारे गाँव में एक भैया थे, उन्होंने बताया कि बेटा अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इनका मेडिकल बहुत हार्ड होता है, टफ होता है। फिर वो भी सपना वापस चकनाचूर हुआ। तो मम्मी काफ़ी रोती थी और हमें भी ऐसा लगता था कि पहला ख्वाब भी टूट गया, दूसरा भी छूटता जा रहा है, अब कैसा जीवन चलेगा? अब ऐसा सोचिए कि कहीं न कहीं सिर्फ़ ये था, तब तक बीच में एक ऐसा फिर पुनः बड़ा झटका लगा कि दादी का भी साथ छूट गया। दादी का भी देहांत हो गया। अब तो मतलब इतना माइंड वैसा हो गया, इतना प्रेशर हुआ कि अब कहानी आके अटक गई रोटी पर कि पेट कैसे चलेगा? अब तो कोई सहारा नहीं है और सारे लोग उस तरीके के जब भी आते थे सिर्फ़ वही बात बोला करते थे कि बाप पागल है, क्या करोगे, कैसे हो पाएगा? दादाजी चल पड़े, दादी चल पड़ी, अब क्या होगा? तो अब हम काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट में आ गए हैं। सब कोई आता था तो सिर्फ़ यही कहता था कि अब तुम्हारा क्या होगा? तुम लोगों का क्या होगा? मम्मी सिर्फ़ रोती रहती थी, मम्मी के पास वैसे कुछ चारा नहीं था और बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं था जो सपोर्टिव हो, सपोर्ट करे और गाँव में आपको पता ही है कि स्थितियाँ किस तरह से होती है, आज भी लोग किस तरीके से व्यवहार करते हैं। परंतु इन सब चीज़ों के बाद एक बार हम मम्मी के साथ बैठे थे, तो बस मम्मी ने यही कहा कि अगर कलम की लड़ाई में मजबूत हो जाओगे तो पेट के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। तो हम लोगों ने दिन-रात मेहनत किया, खूब मेहनत किया और हम वहाँ से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। गाँव के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किए क्योंकि एक इनकम बहुत ज़रूरी थी। मैं पढ़ाई को जॉब नहीं समझता हूँ, पर ज़िम्मेदारी ज़रूर समझता हूँ। ज़िम्मेदारी को लेकर के हमने वहाँ से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और मेहनत ने इस तरीके से हमें एक मौका ऐसा दिया कि हम गाँव में ही वहाँ 200 से 250 का स्ट्रेंथ पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, मात्र 4 से 5 महीने के अंदर। और अब ये था कि अब पढ़ाना ही है और पढ़ाने के साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है।
फिर वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया, अपने यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हमने। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तब तक अपना ट्यूशन भी चल रहा था, और वहाँ से एक हमें कोचिंग में ऑफ़र मिला कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, यहाँ पढ़ाइए। तो हम वहाँ जॉइन किए। जॉइन करने के बाद ऐसा एक बीच में दौर आया, जो पूरे लोगों के साथ आया। बीच में अचानक से लॉकडाउन आ जाता है, और लॉकडाउन में सारा ये सब कुछ बंद हो जाता है। सबसे पहले कोचिंग ही बंद हुआ था, तो कोचिंग बंद हो गया, ज़िम्मेवारियाँ काफ़ी थी। तो अब ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं हो सकता है। परंतु जब मैं सेल्फ स्टडी करता था, मैं आपको एक पीछे की बात बताऊँ, जब मैं सेल्फ स्टडी करता था, तो उस टाइम हम भी सोचते थे, मैं कुछ यूट्यूबर्स यानी कि हम सर कह सकते हैं, किसी का वीडियोज़ देखता था पढ़ने के लिए, अपनी स्टडी के लिए। तो मेरे मन में भी एक दिन ऐसा ख़्याल आया कि यार मैं यहाँ कैसे दिख सकता हूँ? यानी मुझे भी वीडियो अपलोड करना है। तो मैं एक वीडियो भी बनाया छोटा-सा, क्लास 10th का केमिस्ट्री का। मैं वीडियो बनाया, अपलोड भी किया, पर उसपे कोई व्यूज़ नहीं आया। तो उस समय क्या था कि मुझे लगा कि व्यूज़ नहीं आ रहा है, मेरा नहीं हो सकता है। मैं छोड़ दिया क्योंकि व्यूज़ नहीं आया, दोस्तों को शेयर भी किया, क्यों, किसी ने तो कुछ भी नहीं देखा, और थोड़े बहुत जो व्यूज़ आए थे वो अपने क्लिक के ही बार-बार देखने का आया था, तो मैं छोड़ दिया था। उसके बाद ये तब की बात है जब मैं सेल्फ स्टडी करता था। लेकिन जब वापस लॉकडाउन लगता है, जब सब कुछ बंद हो जाता है, फिजिकल इंस्टीट्यूट सब बंद हो जाते हैं, फिर वापस हम लोग उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं, वही शून्य पे आके अटक जाते हैं जो 1-2 साल पहले की सिचुएशन हो गई थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं उस यूट्यूब चैनल पे फिर से काम स्टार्ट करूं। अब भी अच्छा मौका है, ज़िंदगी हर किसी को एक बार अच्छा मौका देती है। अगर आप अच्छे मौके की पहचान कर लेते हैं और उसका सही उपयोग कर पाते हैं, तो शायद चीज़ें बदल सकती है। मुझे ऐसा लगा कि वापस मैं उस यूट्यूब चैनल पे काम करूं। मैं सोचता था कि कौन-सा विषय पढ़ाऊं, चूँकि मैं अपने कोचिंग में साइंस पढ़ाता था और साइंस मेरा बहुत अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगता था बच्चों को पढ़ाने में। तो मैं साइंस की वीडियो अपलोड भी किया था, और वो वीडियो काफ़ी अच्छी चली गई थी। मतलब 28,000 व्यूज़ थे, तो हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा था। मैं साइंस की वीडियो बनाते गया, अपलोड करते गए, 1, 2, 3, 4 लगातार वीडियोज़ अपलोड, डेली का मैं 1 वीडियो अपलोड करता था किसी भी सिचुएशन में। अब ये चीज़ें एक छोटे से फ़ोन से हो रही थी, एक हमारे पास बोया का माइक था, 400-500 का मिलता था, और किसी तरह स्टैंड पे सेट करके हम वीडियो बनाते थे, अपलोड करते थे। मैं वीडियो अपलोड करते रहा, चैनल मोनेटाइज़ भी हो गया। कुछ लोग हमें ये कहते थे कि तुम्हारा चैनल नहीं चल पाएगा, इसके पीछे का कारण ये है कि तुम्हारा ना तो कॉमेडी है, ना तो सिंगिंग है, कौन देखेगा तुम्हारा ये वीडियोज़? परंतु मुझे भी ये बात कहीं न कहीं सही लगता था कि आखिर कौन देखेगा? पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, पढ़ने की ऑडियंस बहुत कम है। लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, आबादी है और इस वक़्त लॉकडाउन है, बच्चे पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, तो मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। अपने काम में कंटिन्यूटी रखा, मैं लगातार उस चीज़ को करते रहा, और अच्छे व्यूज़ आते रहे। 7 महीने मेहनत के बाद हमारे चेहरे पे मुस्कान आई, हमारे पूरे घर में मुस्कान आई, मतलब 8,000 रुपए का जो वो सैलरी आया था। यूट्यूब की इनकम से वैसा नहीं था कि हमारा घर परिवार सुचारू तरीके से चल पाए। चीज़ें वैसे भी आज भी बहुत कम लग रहा था, क्योंकि 7 महीने बाद 8,000 रुपए आया था, ऐसा नहीं था कि हर महीने आ रहा था। तो मैं सोचा कि इसके साथ-साथ क्यों ना मैं कोई जॉब कर लूँ, थोड़ी चीज़ें सही हो जाएगी। तो मैं अपने एक फ्रेंड से बात किया कि भाई मेरे लिए कोई जॉब देखो। तो उसने कहा कि सर आप तो पढ़ाने वाले हो, आपके लिए मैं क्या जॉब देख सकता हूँ। पर कहते हैं ना कि हालात आदमी को किस कदर कहाँ करवट बदलने के लिए मजबूर कर दे, और होना पड़ता है। मेरे फ्रेंड ने मुझे पटना बुलाया, और जो पैसे आए थे मुझे यूट्यूब से, उसमें कुछ पैसे मैं घर में दे दिया, और कुछ ही पैसे लेके मैं वापस पटना आया। मैं जॉब जॉइन किया। उस जॉब की सिचुएशन ये थी कि वहाँ पे ईएमआई रिकवर करने के लिए आपको फील्ड में जाना था, कस्टमर से बात करनी थी। तो मुझे ना नीचे से भी ऊपर से भी, आई थिंक मतलब ये कहेंगे कि कस्टमर से भी, और जो हमारे बॉस लोग थे, वो भी बड़ा मतलब गालियाँ वाले शब्द यूज़ करते थे, अब्यूज़िव वर्ड दिया करते थे, चूँकि टारगेट पूरा नहीं हो पाता था। मुझे लगा कि ये कल्चर हमारे लिए शायद नहीं है। मैं 21-22 दिन तक उसमें काम किया, अपने आप को मजबूत रखा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको बताया कि मैं इसके साथ-साथ यूट्यूब पर वीडियो भी डालता था। तो मेरी जब यूट्यूब से दूसरी सैलरी आई, वो करीबन 19-20 हज़ार के आस-पास आई। वो मेरे अंदर एक नया मोटिवेशन आ गया, और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि भाई तू ये कल्चर छोड़ दे, क्योंकि तेरे लायक ये काम नहीं है। और मैं तनिक भी देर नहीं किया उस जॉब को स्विच करने में, क्योंकि वहाँ मेरे लायक चीज़ें हो नहीं रही थी। मैं जैसे समझ रहा था, कई बार चीज़ें होती भी नहीं है ऐसा। वापस मैं यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट कर दिया, और काम मैं कहाँ पे करता था? जो सीढ़ी होती है ना, तो सीढ़ी के चौताल पे एक टेबल और चेयर लगा के
मेरे एक फ्रेंड थे, वो अपना कंप्यूटर का चला रहे थे इंस्टीट्यूट, तो मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक लैपटॉप सिर्फ दे दीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मुझे खुद से पीपीटी बनाना पड़ता था। ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती थी। सारा दिन लग जाता था एक पीपीटी बनाने में, क्वेश्चन टाइप करने में खुद से, वो भी हिंदी में टाइप करना। तो काफ़ी संघर्ष रहा, काफ़ी मेहनत रहा। हम कुछ संसाधन, एक ग्रीन बोर्ड लिए, वही माइक, वही मोबाइल फ़ोन, सीढ़ी के चौताल पे बैठ के, ठंड का दिन हुआ करता था, चादर ओढ़ के वहीं पे रातों रात बैठना। 2-3 बज जाते थे सोने में, वीडियोज़ बनाना। कई बार कई चीज़ एरर होती थी, वीडियो रिकॉर्ड हो गया, माइक में आवाज़ नहीं आया। जब वीडियो देख रहे हैं तो 35 मिनट वीडियो चलने के बाद बाकी के 15 मिनट में वॉइस ही नहीं है। तो इन सारी संघर्षों के बावजूद फिर भी एक अंदर से हौसला था कि मुझे करना है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मुझे अपने माँ-बाप की चीज़ मतलब उनके जो सपने थे उनको पूरा करना था, और अपने लिए भी जो शौक था कि मुझे करना है कुछ, तो मैं करना स्टार्ट कर दिया था। मैं लगातार करते गया, और इस बीच कब 50,000 सब्सक्राइबर्स हुए, कब 50,000 बच्चे जुड़ गए, बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने उस हर एक इवेंट को सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेशन का कारण ये था कि मुझे मोटिवेशन मिले कि तुम अच्छा कर रहे हो। अगर मैं 1 से स्टार्ट किया था, जब मैं जॉब ज्वाइन किया था उस समय 15,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे, और 1 डेढ़ महीने के बाद 50,000 सब्सक्राइबर्स आ गए। बच्चों का काफ़ी प्रेम मिला, बच्चों का भरोसा जुड़ गया मेरे साथ। और अब मैं आपको बता दूं कि 50,000 सब्सक्राइबर्स के अगले 37 दिन बाद फिर वापस 1 लाख सब्सक्राइबर्स का जो ढोल बजता है ना, वो हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी दे देता है, और इनकम भी अच्छी हो रही थी। अब तो बस ये था कि अब यही करना है, अब वो हमारा सपना सा हो गया था और शौक सा हो गया था। मैं उसके पीछे पागल हो गया, पागल इन द सेंस कि मतलब पैशन हो गया था, मैं दिन रात उसी के लिए सोचता था। कुछ पैसे मैंने इकट्ठा किया, मैं देखा कि काफ़ी लोग डिजिटल बोर्ड वगैरह पे पढ़ा रहे हैं, तो मैंने भी लोन वगैरह पे, मतलब ईएमआई पे करके मैंने एक डिजिटल बोर्ड लिया, कैमरा भी छोटा-सा लिया, जिससे चीज़ें स्टार्ट हुई, और आज लाखों बच्चों का ऐसा भरोसा और प्रेम जुड़ा है कि पिछले 2 से ढाई साल के अंदर हम तकरीबन 1.5 मिलियन का यूट्यूब चैनल आज हमारे साथ है, और चीज़ें अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है। इन सफ़र में काफ़ी उतार-चढ़ाव रहा, काफ़ी उतार-चढ़ाव रहा। लोगों का वो ताना सुनना, पिताजी का पागल होने का ताना सुनना, दादाजी का सहारा छूट जाना, दादी जी का साथ छूट जाना, 2-2 अपने सपने शीशे की तरह चकनाचूर हो गए, डिफेंस का सपना नहीं हो पाया, इंजीनियरिंग का नहीं हो पाया, पर तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन था, वो हमारी यूट्यूब की चीज़ें थी, पढ़ाना। हम पैशन के साथ पढ़ाते गए। मुझे बस वही चीज़ था कि एक दिन में तो नहीं, पर एक दिन ज़रूर सफल बन जाओगे, और ये सारी चीज़ें बच्चों के प्रेम की बदौलत हो गई। काफ़ी प्रेम मिला। आज जो यूट्यूब चैनल है, साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल, उसके साथ और भी चैनल्स हो गए, जिस पे काफ़ी बच्चे भरोसे के साथ पढ़ते हैं। कंटेंट अच्छा देने का वादा मैं बच्चों से किया हूँ, वो मैं पूरा कर रहा हूँ, और इस जर्नी को आगे और भी बड़ा लेके जाना है। मैं आपको बता दूँ कि आपने सुना कि मैं लगातार, मेरे सपने टूटते गए, मैं फिर भी हौसला नहीं हारा था, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर 10 बार भी गिर गए, जो 11वीं बार उठता है, खड़ा होता है ना, वो हमेशा कुछ न कुछ कर जाता है। तो अपने ज़िंदगी से कभी भी गिव अप मत कीजिए। आप लगातार मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। अगर आपने सपने देखे हैं, तो सपनों को पूरा करने के लिए कदम को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। आपके कदम में काफ़ी कांटे हो सकते हैं, काफ़ी उतार-चढ़ाव हो सकती है, परंतु आप अपने बुलंद हौसलों के साथ एक न एक दिन मंजिल को ज़रूर प्राप्त कर लीजिएगा। इसका उदाहरण सिर्फ मैं नहीं, तमाम लोग होंगे जो आपने सुने होंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोग स्टार्ट करिए इसी वक्त वो लाइनें कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो सके। और जोश टॉक टीम को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मुझे ये सुअवसर मिला कि मैं यहाँ से अपनी ये कहानी आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर पाया। शायद इस मोटिवेशन से किसी एक की भी जिंदगी में थोड़ी परिवर्तन हो जाए, तो हमारा ये जन्म धन्य होगा। धन्यवाद आप सभी को। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।